नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है विश्वविद्यालय परिसर से और आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति चुनावों के बारे में, क्योंकि अभी हाल में चुनाव होने हैं। तो राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया क्या होती है, इस पूरी प्रोसेस को आज हम समझेंगे। हमारे तमाम सारे जो लर्नर्स हैं, जो विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के, वो उनके लिए भी ये जानकारी बहुत जरूरी है और साथ ही हमारे तमाम सारे लोगों को भी ये जानना चाहिए कि किस तरह से हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो हमारे साथ दो खास विशेषज्ञ मौजूद हैं। मेरे ठीक सामने बैठे हैं शुभांकर शुक्ला जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लोक प्रशासन विभाग में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में। शुभांकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। मेरे बाएं हाथ में बैठी हैं आरुषि ध्यानी जी, जो कि पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आरुषि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम जी। तो आज हम जानेंगे, बड़ी जटिल सी प्रक्रिया होती है, हम लोग कई बार आम आदमी समझ नहीं पाता है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सरल तरीके से आप लोग इस प्रोसेस को समझाएंगे आज। तो सबसे पहले आरुषि जी के पास आती हूँ। आरुषि जी, पहले तो ये बताएं कि कौन सा वहाँ चुनाव है राष्ट्रपति का, कितने राष्ट्रपति अभी तक हमारे बन चुके हैं, ये, और उसके अलावा कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसका पूरा ब्यौरा है राष्ट्रपति चुनावों का। हाँ जी, संविधान ये जो है राष्ट्रपति का ये 16वां चुनाव है, 16th जो इलेक्शन हो रहा है ये प्रेसिडेंट का। और जैसे कि अभी आप प्रोसेस को लेकर बात कर रहे थे कि इसमें ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसका प्रेसिडेंट का। जैसे कि हम लोग देखेंगे हमारी विधानसभा हो, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, और चाहे वो ये हमारे पंचायती राज के इलेक्शन होते हैं, ये होते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बेस पे होते हैं कि मतलब जिसको ज़्यादा वोट मिल जाता है वही विनर होता है। और ये एक मतलब बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जबकि हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है, चाहे वो, और राज्यसभा के जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनका है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, और जो हमारी विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं इन लोगों का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। और अगर हम इस पे भी जाएंगे कि इस तरह से क्यों रखा गया, राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसे इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों किया गया, वो भी तो डायरेक्ट इलेक्शन हो सकता था जैसा कि बाकी देशों में होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि अमेरिका में भी होता इलेक्टोरल कॉलेज के ही माध्यम से है, पर उसको कंसिडर किया जाता है कि ये जो है डायरेक्ट इलेक्शन है। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत के संदर्भ में हम लोग जो वहाँ के नागरिक हैं भारत के, वो डायरेक्टली वोट नहीं कर रहे, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वोट कर रहे हैं। जी। इसके पीछे रीज़न है हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा जो जैसे फेडरल सिस्टम है, हमने जो मतलब डेमोक्रेसी में जो भी हमने अपने वैल्यूज़ बनाए हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होगा। तो इनके इस तरह से होने से जो है इनके ड्यूटीज़ बढ़ जाती हैं। अब इनकी जैसे ड्यूटीज़ बढ़ गई, अब अगर आप ये सोचिए कि अगर प्रेसिडेंट भी डायरेक्ट इलेक्टेड होता और प्राइम मिनिस्टर भी डायरेक्ट इलेक्टेड होता, तो इससे क्या होता कि उन दोनों के बीच में सामंजस्य का अभाव होता। अभी क्या है कि प्रेसिडेंट को ये पता है कि वो क्या है, वो लोगों का प्रतिनिधित्व डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उनको आपने जैसे हम जब संविधान पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेंगे वो जो है मंत्री परिषद की सलाह पर लेंगे। तो मंत्री परिषद को हेड कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो इनडायरेक्टली मतलब कि जो प्रधानमंत्री हैं उनकी सलाह ज़रूरी है, और वो सलाह इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अब हम आते हैं बात संविधान पे कि क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया पर। तो राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया है ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 से लेके 73 में तो राष्ट्रपति के से संबंधित सभी मतलब राष्ट्रपति की शक्तियां, उनके कार्य, राष्ट्रपति का चुनाव सभी शामिल हैं। लेकिन ऐसे खास कुछ आर्टिकल हैं, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, 57, 62, 71। ये जो आर्टिकल हैं ये राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया से हैं। आर्टिकल 54 में कौन वोटर्स होंगे, कौन राष्ट्रपति को चुनेंगे, ये हमारे अनुच्छेद 54 में दिया गया है। अनुच्छेद 55 में इसकी प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद जो 57 है इसमें री इलेक्शन की बात की गई है कि कितने बार वो री इलेक्ट हो सकते हैं हमारे राष्ट्रपति। 62 में हमारे टर्म को लेकर बात की कि उनका जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का होगा। और जो 71 है
उस पर बात की गई है डिस्प्यूट की। अब जैसे हम देखते हैं कि विवाद होना स्वाभाविक है। राष्ट्रपति का अगर इलेक्शन हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई कैंडिडेट है, उनका जो हार गए, उनको लग रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह की जो है कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट में अपना इसको दायर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मामला है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ गई है, जैसे हमें पता है कि इसमें विधानसभा के भी, जो हमारा राष्ट्रपति के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इसमें विधानसभा के भी सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य हैं, वो भाग लेते हैं। तो किसी भी राज्य की अगर विधानसभा उस दौरान भंग हुई है, तो क्या उस दौरान इलेक्शन होगा राष्ट्रपति का? तो इससे संबंधित सभी मामले जो हैं वो आर्टिकल 71 के क्लॉज 4 में दिए गए हैं। और साथ ही साथ ये तो रहा हमारा संविधान, जिसमें कि इसकी प्रक्रिया है। और इसके अलावा हमारे कुछ संसद ने एक्ट भी पारित किए हैं, जो कि है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, जिसमें कि काफ़ी कुछ चीज़ें शामिल की गई हैं। इसमें शामिल किया गया, इसमें क्योंकि ये 1952 में बना था, ये भी एक इसमें एक थोड़ा एक हास्यास्पद सा एक केस है। वो ये है कि शुरू में जो है जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, तो उसमें आप लोगों को पता होगा प्रस्तावक और अनुमोदक की भूमिका बहुत होती है। इन्हें इंग्लिश में प्रपोजर और सेकेंडर्स कहा जाता है। तो 1952 में क्या था कि सिर्फ 2 प्रपोजर और 2 ही सेकेंडर्स होते थे। इससे क्या होता था कि अब 2 ही प्रपोजर 2 ही सेकेंडर है। इसका मतलब ये है कि आपको, मतलब राष्ट्रपति को वोट देने वाले कोई 2 व्यक्ति उसको प्रस्तावित करेंगे और 2 व्यक्ति उसका समर्थन करने वाले होंगे। तो अगर आपके पास ऐसे 4 लोग हैं, मतलब वो दोनों लोग अलग अलग होंगे, अगर आपके पास ऐसे 4 लोग हैं तो आप जो है प्रत्याशी बन सकते हैं। अब प्रत्याशी इतनी कम शर्त होने की वजह से क्या होता था कि बहुत से लोग कैंडिडेट बन जाते थे। तो उससे क्या होता था, ये भी मतलब उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो उन्होंने 4 बार इलेक्शन लड़ा। हरिराम चौधरी हरिराम 4 बार इलेक्शन लड़ा। आप सोचिए, एक बार उनके साथ ऐसा हुआ कि जो लोग उनके प्रस्तावक और अनुमोदक रहे, उन्होंने ही उनको वोट नहीं किया। अच्छा। क्योंकि वो उनको 0 वोट, उनको कोई वोट ही नहीं मिला था। तो मतलब है कि उन्होंने वोट नहीं दिया। उन्होंने वोट ही नहीं किया। फिर ठीक इसी तरह से फिर 1974 में अमेंडमेंट किया गया और इनकी जो संख्या है प्रपोजर की और सेकेंडर्स की, उसको बढ़ाया गया। उनको 10-10 किया गया। 10 ही आपके प्रस्तावक होंगे और 10 ही अनुमोदक होंगे। यहाँ पर भी अब क्योंकि 10 मतलब 20 भी नंबर कोई बहुत बड़ा है नहीं, इतने लोग आपको जान सकते हैं। इसके बाद 1997 में जो अमेंडमेंट किया गया, उसमें जो है 50 प्रपोजर्स रखे गए और 50 सेकेंडर्स रखे गए। और आज भी उसी चीज को के आधार पे उसी को ही अपनाया गया है। तो आज भी आपको, अगर आपको 100 लोग जानने वाले हैं, तो आप जो है इसके लिए आप प्रत्याशी बनते हैं। आप इसके, वो 100 लोग कोई भी आम लोग भी हो सकते हैं? नहीं। अच्छा, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज में जो शामिल होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में मतलब कि जो राष्ट्रपति को वोट देंगे उनमें से कोई, उन्हीं में से। अब राष्ट्रपति को वोट कौन देंगे, ये समझने की बात है। इसमें इसको मतलब एक साथ इसको इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल जो लोग होते हैं, वो होते हैं एक तो हमारे एमपीज, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इस बात को खास तौर पे ध्यान रखने की जरूरत होती है कि निर्वाचित ही सदस्य, मतलब कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यहाँ पर हमारे जो मनोनीत, मतलब कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये हो गए हमारे जो संसद के सदस्य। और ठीक इसी प्रकार जो हमारे MLAs होते हैं, उसमें भी वही जो हमारे निर्वाचित होंगे, नॉमिनेटेड नहीं। मतलब विधानसभाओं में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो भी वोट कर सकते हैं। हाँ, वो वोट करेंगे इसको। और अगर आप ये सोचें कि अगर इनको हम मौका दिया गया, स्टेट्स को अगर इसमें इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी दी गई, तो इसका रीजन है हमारा जो स्टेट का स्ट्रक्चर है वो फेडरल है, संघात्मक है। तो फेडरल जो प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए कि जो स्टेट है उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो क्या है, वो हेड ऑफ द स्टेट है, वो हमारे देश के हेड हैं। तो उनके चुनने में, उनके चुनाव में हमारे जो है हर एक राज्य के लोगों को ये लगना चाहिए कि हमारे द्वारा चुने हुए हैं। तो इसलिए जो है इसे फेडरल प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए MLAs को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा हमारी यूटीज के जो मेंबर्स हैं, यूटीज के
जब हमारा 70वां संशोधन हुआ था 1992 में, तो उसमें क्या था, जो यूटीज, जिनकी यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरी, संघ केंद्र शासित प्रदेश, तो इन जिन राज्यों में, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में लेजिस्लेचर होगा वो भी इसका पार्ट होंगे, ये कहा गया था 1992 में जब 70वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ये हमारा दिल्ली और पुडुचेरी, ये दो है हमारी यूटी। अब JNK भी शामिल हो गया, और JNK भी है शामिल हो गया। तो जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी और दिल्ली, हाँ, और जम्मू कश्मीर का ये पहला होगा एज अ यूटी। जी। तो ये हमारा इसमें ये हो गया इलेक्टोरल कॉलेज, और ये तीनों ही लोग इसमें शामिल होते हैं। जी, तो काफ़ी बातें आपने बताई, मोटा मोटी बहुत सारी चीज़ों को आपने छू लिया रुचि जी, और बहुत अच्छे से हमारे लिसनर्स को भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि क्या है। थोड़ा और विस्तार से अगर जानना चाहें तो शुभांकर शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बहुत विस्तार से बताते भी हैं, उनकी खूबी है, बहुत बारीक तरीके से बताते हैं। तो शुभांकर जी, आप थोड़ा सा बताएं पहले तो कि राष्ट्रपति बनने की शर्तें और क्या क्या हैं। एक तो 50-50 अनुमोदक प्रस्तावक चाहिए, उसके अलावा आप क्या हम जो पढ़ते थे 4-5 होती थी कि आप विकलांग या कुछ एक होता था वर्ड, वो नहीं होने चाहिए, दिवालिया नहीं होनी चाहिए, या इस तरह से तो भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल, तो मैं चाहती कि वो शर्तें बताएं, और कितने साल तक रहते हैं, कितने साल का कार्यकाल होता है, और चुनने की प्रक्रिया को अगर थोड़ा और विस्तार से आप बता पाएं। शर्तों में देखिए, जो अगर पहले तो उसकी 35 साल की उम्र पूर्ण कर चुका हो, जो भी अपना नामांकन देना चाहता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, जो भी व्यक्ति, जो भी भारत का नागरिक। जी, अच्छा, इसको 35 क्यों रखा होगा? क्योंकि 18 भी इसको रख सकते थे। हाँ, रख सकते हैं, क्योंकि 25 जो है एक लोकसभा की है, कैंडिडेट की है, और 30 राज्यसभा की है। तो कुछ ऐसा ना नॉर्म्स भी होता है, जैसे हमारे जो संसदीय व्यवस्था है, या मतलब किसी भी देश की व्यवस्था होती है, कुछ नॉर्म्स भी हम फॉलो करते हैं। अब देखिए, जैसे एक सवाल आपने किया, एक सवाल मेरे दिमाग में फिर आ गया, जैसे ये अभी आगे बताऊंगा उसको, कि जो हमारी जो राष्ट्रपति चुनाव में जब MPs और MLA के जो वोटिंग का जो रेशियो निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें जो सेंसस इस्तेमाल होती है 1971, इसका मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे इसकी वजह मुझे नहीं पता चली कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब क्या वजह है, तो कुछ नॉर्म्स होती हैं, कुछ जिसको बोलते हैं परंपराएं होती हैं संसदीय व्यवस्था में, किसी भी व्यवस्था में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, ये 84th अमेंडमेंट है जो 2001 में हुआ था। उसमें कहा गया है कि 2026 का जब ये सेंसस होगा तब से इसको फिर कंसिडर किया जाएगा, पर अभी जो है 1971 वाले को ही कंसिडर किया जाएगा। तो लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी जानकारी है, रोचक। हाँ, ये क्रूशियल जानकारी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के लिए। यहीं पर एक्चुअली खेल होता है। बिल्कुल। PPSC वगैरह। तो शुभांकर जी, आप बताएं कि क्या और क्या शर्तें हैं। और शर्तें में मैम देखिए, राष्ट्रपति के लिए पहले 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और अगर एक लाइन में अगर इसको बोलते हैं कि शर्त में, तो वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वो राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ। भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो। लाभ का मत सीधा मतलब है सरकारी पद पर अगर वो सैलरी ले रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर कोई किस तरह का कि गंभीर अपराध ना, या कभी जेल ना गया हो, इस तरह की शर्तें हैं। तो ये 4-5 शर्तें हैं जो कि ये राष्ट्रपति को पूरी करना चाहिए। और हर 5 साल में इसका चुनाव होता है, और ये परंपरा लगातार चली आ रही है, इसमें कोई गैप नहीं हुआ है। क्या इनके चुनाव की डेट फिक्स होती है कि ठीक 5 साल में इस डेट? 25 जुलाई। हाँ, 25 जुलाई तक आपको चुनाव होकर अगला राष्ट्रपति आपको मिल जाएगा। इसमें भी एक और है जो मैं ऐड करना चाहूंगी। 1977 में संजीव रेड्डी जी ने 25 जुलाई को अपना ऑफिस ज्वाइन किया था। तो तब से ये एक परंपरा बन चुकी है कि हमारे जो भी राष्ट्रपति होंगे वो 25 जुलाई को अपना ऑफिस ज्वाइन करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 18 जुलाई को आने वाली हमारी इलेक्शन को नियत किया गया है। तो हर चीज मतलब इलेक्शन कमीशन ने डेट इशू कर दी है, और इसमें देखिए 15 जून को ये इसका जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था, और नॉमिनेशन की डेट थी वही 29 जून थी। 15 को नोटिफिकेशन है, 29 जून को वो था, और स्क्रूटनी वगैरह के लिए डेट जो है 30 जून की रखी गई थी। वो सब मुझे लगता है कंप्लीट हो चुकी होगी, क्योंकि आज हम 1 जुलाई में हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो है 25 जुलाई तक आपको नया राष्ट्रपति मिल जाएगा इस देश को। तो ये चुनाव होते कहाँ हैं?
ये चुनाव अब देखिए सबका सदन है, जैसे मतलब कि लोकसभा राज्यसभा है, वहाँ पर ये जैसे अपनी अपनी जगहों पे अपने एक फाइनल जगह नहीं है जहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे। हाँ, नहीं इकट्ठे नहीं होंगे, करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अब होते हैं तो उसमें अब जो समझने वाली बात है इस पूरे मामले में कि 3 तरीके से 3 मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की जाती है पूरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को पूर्ण करने के लिए। एक तो सीक्रेट बैलेट है, एक है सीक्रेट बैलेट के बाद है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला मामला है, और तीसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल मेथोडोलॉजी। अब तीनों हैं क्या? सीक्रेट बैलेट में क्या होता है कि जनरली जब संसद में कोई वोटिंग होती है तो एक एंटी डिफेक्शन लॉ आया था बहुत पहले, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी परेशान हो गई थी क्योंकि उनके जो विधायक वगैरह हैं वो कहीं भी वोट दे रहे थे पार्टी लाइन से हट के। अच्छा। तो उससे क्या होता था कि अब उस पर कोई लगाम थी नहीं, तो अब उसमें लगान के हॉर्स ट्रेडिंग होती थी। कोई पार्टी अगर किसी को बहकाना फुसलाना चाहे, किसी भी एमपी को फुसला के जो अपनी तरफ कर लेती थी, अब वो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज का अपना मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो वो व्हिप का कॉन्सेप्ट आया, व्हिप जारी हुई। व्हिप मतलब हुआ तो अगर पार्टी लाइन ने कोई चीज बोल दी, अगर मान लीजिए मैं कांग्रेस में आज की डेट में हूँ, विपक्ष में, और बीजेपी की सरकार में है, मैंने अपने पार्टी मेंबर बोल दिया कि हमारी पार्टी लाइन सदन में ये होगी, और उसमें से अगर हमने व्हिप जारी कर दी, एक फॉर्मल प्रोसेस है व्हिप जारी करने की कि भाई ये पार्टी लाइन ये है तो आपको इसी लाइन पे बात करनी है। लेकिन अगर किसी ने मेरे विधायक ने या किसी मेरी पार्टी के मतलब सदन के मेंबर ने अगर उससे अलग किया तो मैं उसको, मेरे पास राइट है अपनी पार्टी से उसकी सदस्यता निष्कासित कर दूंगा, और उसके बाद जो एमपी या एमएलए जो भी बना है वो रद्द हो जाएगी। अच्छा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक तरह से सेफ्टी वॉल्व की तरह एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए अभी करंट सिचुएशन जो है महाराष्ट्र में चल रही है, वहाँ भी बड़ी स्थिति ऐसी हो गई। अब उसके जो है दुष्परिणाम भी निकल रहे हैं उस लॉ के, उसको यूज कैसे किया जा रहा है। खैर, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बात करते हैं तो सीक्रेट बैलेट में होता है कि सीक्रेट बैलेट में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई पार्टी लाइन से क्रॉस वोटिंग करना चाहता है, इसलिए हमेशा संदिग्धता बनी रहती है। जैसे हालांकि वर्तमान दौर में देखें कि एक तरह से पता है कि चूंकि जो वर्तमान सरकार उसके पास मेंबर है, जिन्होंने प्रपोज किया, बीजेपी ने प्रपोज किया अपना कैंडिडेट, एनडीए ने, बेसिकली एनडीए ने प्रपोज किया, तो 59% के आसपास ऑलरेडी उनके पास वोटिंग है। लेकिन फिर भी जो बहुत ओवर जिसे बोलते हैं पॉजिटिव लोग हैं, मतलब ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग हैं, उन्हें लग रहा है कि ना इसमें भी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि क्रॉस वोटिंग करते हैं, वो सीक्रेट होता है मामला, तो किसी पार्टी के मेंबर किसी को दे सकता है, तो चांसेस हमेशा बने रहते हैं कि पासा पलट सकता है जो आप सोच रहे हैं। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। ये जो सीक्रेट वोटिंग में सीक्रेट है, कोई नहीं जान पाया, नहीं पता कि उसका किस मेंबर ने, उसके मेंबर ने किसको वोट दिया, पार्टी को भी नहीं पता। तो आपने भी कहा कि व्हिप जारी हुआ था कि वो केवल और केवल राजनीतिक मामलों के लिए, Okay. राष्ट्रपति चुनाव में नहीं अच्छा। होता है। राजनीतिक मामले में किसी मतलब विधेयक, कोई भी किसी को खरीद के किसी विधेयक और पाले में कर सकता है। राष्ट्रपति चुनाव इससे सबसे बिल्कुल अलग है। इसीलिए राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रोसेस भी अलग है, इलेक्शन की प्रोसेस अलग है, उसमें बहुत सारे नियम कानून अलग है। ये हो गया सीक्रेट बैलेट। अब हो गया दूसरा, हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से जो जैसा कि आपका वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि प्रोपोर्शनेट तरीके से इक्विटेबल शेयर जो हो पूरे देश में, जो भी वोटर मतलब जो भी लोग चुन रहे हैं राष्ट्रपति को, बेसिकली राष्ट्रपति को हम ही चुन रहे हैं। वो बात अलग है कि हम अप्रत्यक्ष रूप से चुन रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा चुन रहे हैं, लेकिन चुन हम ही रहे हैं। तो स्टेट को यूनिट बनाया गया है कि कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किया जाए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक फॉर्मूला है, उसमें एमपी का जो एक वोट है उसकी वैल्यू अलग होती है, एमएलए की अलग होती है, और अलग अलग एमपीज की भी अलग अलग होती है। मतलब अगर एक एमपी यूपी से आता है और दूसरा एमपी अरुणाचल से आता है तो दोनों की वोटिंग वैल्यू अलग होगी। क्या बात है, ये बड़ा रोचक बात है ये। कैसे? वो ऐसे क्योंकि जैसे उन्होंने पॉपुलेशन को बेस बनाया है। पॉपुलेशन का बेस है, वो फॉर्मूला ऐसा है कि अगर पहले निकालते हैं वो एक एमएलए की वोट की वैल्यू, एमएलए। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, इसमें इलेक्टेड ही लोग चुन सकते हैं, क्योंकि नॉमिनेटेड चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की है उसमें भी नहीं लेगा हिस्सा। और इसका तो खैर खत्म कर दिया इन्होंने, लोकसभा में खत्म हो गया वो, जो पहले नॉमिनेटेड होते थे तो एंग्लो इंडियन वो खत्म। लेकिन 12 अभी राज्यसभा वाला है, राज्यसभा वाला 12 लोग हैं, लेकिन 2 वो खत्म कर दिया, तो इलेक्टेड ही होनी चाहिए। तो वैल्यू के लिए फॉर्मूला पहले हम निकालते हैं एमएलए की, एक एमएलए के एक वोट की वैल्यू कितनी है। एमएलए के एक वोट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसमें हम टोटल नंबर ऑफ जो एमएलए हैं, जो सीट्स हैं हमारी विधानसभा में या जो लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों का मिला के, उनका जो है टोटल नंबर ऑफ एमएलए पॉपुलेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमएलए,
फिर जो वैल्यू आएगी उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, करना है। 3 करना डिवाइड है। क्यों हाँ, करना है? वो फॉर्मूला बनाया उन्होंने। अच्छा। उसे इजी करने के लिए बनाया गया है ये, हाँ। क्योंकि 1000 से अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड easy। करेंगे तो एक वैल्यू मतलब थोड़ी इजी वैल्यू आ जाएगी और उसको तो अब ये पूरे देश में जो पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है, समझ लीजिए पूरा देश उस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल है। हर विधानसभा, हर जो है विधान परिषद वगैरह जितना भी है, उसमें क्या है कि उसका जो संख्या है इलेक्टोरल कॉलेज की 4809 मेंबर हैं। 4809 मेंबर हैं, इंक्लूडिंग 233 राज्यसभा और 543 लोकसभा इंक्लूडिंग। ठीक, तो 4809 लोग एज ए पर्सन वोट करेंगे, बट इनके वोट की जो वैल्यू है ये अलग से होगी। उसका टोटल बताता हूँ अभी। और उसमें प्लस यूनियन टेरिटरी, जैसा कि मैम ने भी बताया कि यूनियन टेरिटरीज भी शामिल होंगी। ठीक है, तो टोटल वैल्यू ऑफ जो वोट होगा, वो टोटल जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट है वो 10,86,431 है। 10,86,431। और मेंबर कितने थे? 4,809। ये द हिंदू में एक रिपोर्ट भी आई थी अभी रिसेंटली, द हिंदू न्यूज़पेपर में, तो वहां से मैं डेटा मैंने लिए। तो ये अब जैसे निकल गई एक एमएलए की वैल्यू निकल गई, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन वो 1971 की सेंसस वाली पॉपुलेशन, 2011 की नहीं। तो ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है कि तब की पॉपुलेशन? अब तो एकदम ही इसका कोई वैलिड रीजन नहीं पता है मुझे भी, लेकिन अभी जो मैम ने बताया कि 2026 तक के बाद इस्तेमाल करेंगे, तो वो वही चला आ रहा है। तब तो फिर ये फिक्स होगा कि एमएलए की वैल्यूज भी फिक्स होंगी। हाँ, काफी टाइम से करने की जरूरत नहीं है। ना ज्यादा नहीं, काफी फिक्स है। तो इसमें ऐसा है कि बड़ा स्टेट है तो वहाँ के एमएलए की ज्यादा वैल्यू है, छोटे स्टेट वही क्योंकि ये पॉपुलेशन पे है ना पूरा, कि आपके स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। बिल्कुल, तो यूपी के सबसे ज्यादा वोटिंग तो उत्तर प्रदेश से, इसीलिए यूपी हर मामले में, इसीलिए यूपी को हर मामले में बहुत ज्यादा वो कंसीडर किया जाता है कि प्रधानमंत्री बनाने से लेकर राष्ट्रपति बनाने तक उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है ना। तो अभी उसमें जो अभी नंबर स्टेट, अब पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जिनकी वोटिंग वैल्यू ज्यादा होती है, तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल है। तो इस तरीके से सीधे आपकी पॉपुलेशन से हमारा उत्तराखंड किस पायदान पे है, जरा बताएं। उत्तराखंड हमारा जो है कितनी वैल्यू है, यहाँ से कितनी वोटिंग होती है? लगभग नीचे से 11वें स्थान पे। नीचे से 11वें स्थान पे, हाँ, नीचे से 11वें स्थान पे। तो ये अब वैल्यू निकल गई जब एमएलए की। अब एमएलए वाली वैल्यू को इस्तेमाल कैसे करते हैं? जितनी भी एमएलए को वैल्यू इस्तेमाल, मतलब वो असाइंड होंगी, टोटल नंबर ऑफ एमएलए पूरे देश में जब हो जाएंगी, असाइंड वैल्यू हो गई, एमएलए की वैल्यू असाइंड हो गई, उसके बाद उनको असाइंड वोट के साथ टोटल नंबर ऑफ एमपी से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, तब आएगी एक एमपी की वैल्यू। सही बात है। ठीक, ये रहा पूरा फॉर्मूला इसका, एमपी एमएलए की एक वोट की वैल्यू जो है निकालने के लिए। इसके बाद ये पूरा सिस्टम, इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम। अब मेरे पास एक रिपोर्ट और थी, द हिंदू की ही थी, उसमें शायद ये दिया था कि अभी यूपी के जितना वोटिंग शेयर है वो यूपी में कितना जो है कितने एक वोट कितने का है और अन्य स्टेट में कितने का है। खैर इसको हम निकाल भी सकते हैं, इस पे आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें सर जैसे 200 नहीं, मुझे लगता है 217 के आसपास कुछ, हाँ 217 ऐसे यूपी में कुछ था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो उसमें ऐसे था कुछ। उत्तराखंड में मुझे लगता है आते आते ये कुछ 8, 10, 12, 15 में सिमट जाता होगा। हो सकता है, हाँ, इस तरह से। तो ये बड़ी एक दुर्लभ और रोचक जानकारी है वैसे नॉर्मली की एक तो 78 कौन से सेंसस से हो रहा है? 71 के सेंसस से चल रहे हैं। एक तो ये बड़ी रोचक है कि तब की जनसंख्या के आधार पे चीजें तय हो रही हैं, और दूसरा ये है कि स्टेट के हिसाब से ही एमपी की वैल्यूज भी बढ़ जाती है, प्रतिनिधित्व जो है वो बढ़ जाता है। तो अब जैसे मैम ये भी एक थोड़ा ये है कि ये जो हमारा मेथड है, ये प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन का जो ये मेथड है, ये हमने आम चुनाव में क्यों नहीं रखा? मतलब ये भी तो समझने वाला है, क्योंकि जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है, ये इसको आप कहेंगे कि एक तरीके से मेजॉरिटेरियन के ही पक्ष में, मतलब मेजॉरिटी के ही पक्ष में यहाँ पर वोट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब ये वाला जो अपनाते हैं हम, इसमें क्या होता है कि जो माइनॉरिटी है हमारी, उनके भी उसको कंसिडर किया जाता है कि उनके क्या विचार हैं, या तो आम चुनाव में इसको क्यों नहीं शामिल किया गया? हाँ, हमारे आम चुनाव है
देखिए मैं आपको बताऊं ना कि क्या है कि कई सारी चीजें मैंने आपको बता दी ना कि कई सारी परंपरागत तरीके से चली आ रही हैं चीजें। जैसे पहले बजट होता था, अब बजट बोलते थे भाई इतने फरवरी में ही उसको जो है मतलब बजट पेश करना है, और उसका कुछ टाइमिंग सायंकाल शाम को होने का, शाम को प्रस्तुत किया जाएगा, रेज बजट के बारे में बोलते थे। तो हाँ, तो ये परंपरा चली आ रही थी। अब रिचुअल्स की तरह उसको ले रहे हैं कि मतलब नॉर्म्स है तो चली आ रही थी, उसको निभा रहे हैं। अब 25 जुलाई कोई डेट ऐसी कोई मुझे नहीं लगता कोई इसमें कोई 25 जुलाई की डेट किसी ने ज्योतिषी ने रखा होगा। संजीव रेड्डी का आ गया तो हाँ, तो उन्होंने वो फॉलो कर रहे हैं। तो कई सारी चीजें परंपरागत तरीके से होती है, चूंकि वो प्रोटोकॉल में थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, हम निभा रहे हैं। तो ये चुनाव क्या अपने अपने स्तर पे, निचले स्तर से हो जाते हैं क्या? जैसे यहाँ की विधानसभा ने क्या वोटिंग कर दिया होगा या अब होगी? कोई डेट फिक्स होती है कि कब कब विधानसभा उन्हें देने हैं, कब फिर संसद वाले वोट देंगे, कब फिर फाइनली पहले एमएलएज की पहले वोट, पहले एमएलएज वोट करेंगे, फिर एमपीज की होगी, क्योंकि उनकी ही वोट के वैल्यू के जब वो करेंगे कंपाइल तो उसी के अकॉर्डिंग फिर एमपीज के वोट का वैल्यू। ये भारत निर्वाचन इतने से नहीं जिम्मा होगा, अभी इतना खत्म नहीं हुआ। अभी एक बचा हुआ है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इतना हो गया। अब इतने मान लीजिए 4 उम्मीदवार हो गए, तो वो आपको जो फॉर्म मिलता है वो एमएलए में फॉर्म का रंग भी है शायद, वो पिंक, एमएलए को जो फॉर्म मिलता है वो पिंक कलर का होता है, एमपीज को ब्लू कलर का मिलता है। तो उसमें आपको ऐसे वोट नहीं करना होता कि आप गए बैलेट पे, आपने नाम डाला, पार्टी से दे दिया, किसी एक व्यक्ति को दे दिया, ऐसा नहीं होता है। उसमें प्रेफरेंस होती है, जितने लोग उठे होंगे आपको, जैसे आप जो एक जैसे बोलते हैं रिव्यू करते हैं आप किसी सर्विस देने वाला कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो आप पहले प्रेफरेंस डालोगे, फिर इस फला व्यक्ति को मैं प्रथम प्रेफरेंस देता हूँ, दीदी बस को सेकंड। हालांकि आपके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि मतलब कि आप जो है दूसरी प्रेफरेंस डालो ही डालो, लेकिन आपको एक तो डालनी पड़ेगी। अच्छा, डालना जरूरी नहीं है, लेकिन लोग डालते हैं। तो क्योंकि डालने से जो है तभी इलेक्शन रिजल्ट निकलता है, तो उनको पता होता है कि कहीं गड़बड़ हो गई तो फिर मतलब फिर से वोटिंग कराने कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, बट लोग डाल देते हैं, कम से कम 2 तो डाल ही देते हैं। तो वो आपको प्रेफरेंस डालनी पड़ती है। प्रेफरेंस डालने में क्या हो गया, मान लीजिए कि 3 लोग हैं, मान लीजिए हम 3 लोग कैंडिडेट हैं राष्ट्रपति चुनाव के, मैं, आरुषि मैम और सुनीता भट्ट मैम। अब सबको वोट मिल गए और किसी को भी 50% से प्लस जो है वोट नहीं मिला। अब क्या करेंगे आप? अब यहीं पर उस प्रेफरेंस का काम आता है। तो जो तीसरी प्रेफरेंस वाला व्यक्ति जो सबसे कम वोटिंग पाया रहेगा, मान लीजिए मैं सबसे कम वोटिंग पाया हूं, तो मेरा तो कैंडिडेचर खतरे में पड़ गया, लेकिन मेरा वोट बर्बाद नहीं जाएगा। मेरी प्रेफरेंस में जितने बैलेट में दूसरी प्रेफरेंस सुनीता भट्ट की होगी, वो सारे बैलेट आपको ट्रांसफर हो जाएंगे। जितने बैलेट में दूसरी प्रेफरेंस आरुषि धानी मैम की होगी, वो इनके बैलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब मेरा जो वोट है वो जाया नहीं गया, तो हमारे सारे वो वोट जिसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर उसके बाद जो उसमें से मान लीजिए आपने 50+ क्रॉस कर लिया वो आंकड़ा, तो आपको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। ये पूरी 3 प्रोसेस से इसकी वोटिंग होती है राष्ट्रपति की। ये प्रोसेस तो बहुत तीनों ही बिल्कुल नई थी, मेरे लिए तो नई थी, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा कि किस तरह से होता है। तो ये सब भारत निर्वाचन आयोग क्या इस पूरी भारत निर्वाचन आयोग पूरी करा, लेकिन बट कई सारे मामलों में देखिए इलेक्शन कमीशन का निर्णय मान्य होता है अदर चुनाव जो होते हैं, लेकिन इसमें इसका अगर मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। मतलब डिस्प्यूट इसका जो सीधे आपने बताया था शुरू में कि सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि राष्ट्रपति को चुनने में तो इतने सारे लोग शामिल होते हैं, हटाने में कौन शामिल होता है? अच्छा, हटाने की भी तो प्रक्रिया है, महाभियोग जिसे कहा महाभियोग करते हैं। बिल्कुल। तो हटाने में क्या है, हटाने में केवल राज्यसभा और लोकसभा के लोग हटाते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स। मतलब एमएलएज का रोल नहीं है, एमएलए हट जाते हैं। अच्छा। चुनने में तो एमएलए रहते हैं, स्टेट असेंबली के, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स, उसमें सारे मेंबर्स मतलब नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड। एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, अगर मान लीजिए आपके राष्ट्रपति के पद रहते आपने कोई हीनियस क्राइम कर दिया और लगभग प्रूव होने का, अगर आप कन्विक्टेड हो गए, चाहे आपको सजा हुई हो ना, कन्विक्टेड हो गए, आपको इम्प्यूनिटी है 5 साल के। कैसी इम्प्यूनिटी है? उसमें डिफरेंस है कि आप जो है, आपको इम्प्यूनिटी नहीं है, उस पद को है। दोनों व्यक्ति और पद अलग हैं। अगर आपने कोई हीनस क्राइम कर दिया, आप कन्विक्ट हो गए, आपके ऊपर सजा सुना दी गई, तो आपको पुलिस पकड़ने तो नहीं आएगी। जिस दिन आप उस पद से 26 जुलाई को उतरेंगे वैसे आप वो आपके दरवाजे पे स्वागत करने के लिए बैठे होंगे।
पद की गरिमा है, पद की गरिमा है, लेकिन व्यक्ति चूंकि उस पद पे रहेगा, उस परिसर में कोई बाल बाका नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता 5 साल तक। हाँ। लेकिन जैसे ही 26 जुलाई की डेट आएगी जी, तो पुलिस आपके लिए पलके बिछाए बैठी होगी, आइए। तो वैसे तो देखें तो क्रिमिनल तो क्रिमिनल है, क्रिमिनल, लेकिन अब तो वो तुरंत पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन उस अब वो प्रोटोकॉल ऐसा बनाया गया कि जी। आपकी इज्जत थोड़ी है, वो आपको इम्प्यूनिटी नहीं मिली है, वो इम्प्यूनिटी उस पद को मिली है। तो काफी जानकारी शुभंकर जी, आरुषि जी, बड़ी रोचक आपने बताई। एक और है थोड़ा सा जी, जो ये हटाते कैसे हैं, ये भी बहुत जटिल प्रोसेस है। जी जी। ये हटाने में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव की कंडीशन होनी चाहिए, पहली बात तो रिटर्न होना चाहिए, उस पे 1/4 मेंबर किसी भी सदन के किसी भी ला सकते हैं, राज्यसभा ला सकते हैं या लोकसभा ला सकते हैं, 1/4 मेंबर का साइन होना चाहिए। और वो चीज प्रस्ताव आपको जैसे हटाना है तो 14 दिन पहले का नोटिस देना होगा। ये नहीं कि आपने बोला तुरंत राष्ट्रपति के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई। अच्छा। 14 दिन का नोटिस सर्व होगा, उसके बाद प्रोसेस शुरू होगी। मान लीजिए लोकसभा में प्रोसेस शुरू हुई तो वहां भी वोटिंग होती, कैसे होती, बहुत जटिल प्रोसेस है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस बहुत जटिल है, मतलब इंडिया में राष्ट्रपति हटाना मतलब असंभव काम जैसा है। तो क्यों संभव? क्योंकि पूरे जो जितने भी सदस्य हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं, उनका 2/3 मेजोरिटी चाहिए एक सदन की, दोनों की नहीं, एक सदन की। पहले इस सदन में पास होगा, मान लीजिए किसी तरह लोकसभा से 2/3 मेजोरिटी मिल भी गई, फिर राज्यसभा उसको चेक करेगी या जो भी दूसरा सदन होगा वो उसको चेक करेगा अपने लेवल पे, अगर सही पाता है फिर वहां भी 2/3 मेजोरिटी। जी जी। तो ऐसा हुआ है कि कभी हटाया गया हो राष्ट्रपति? नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है। और कभी ऐसा हुआ कि 2 बार एक ही दो बार बने, एक ही आदमी बने हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और वो भी 19 उनका जो टेन्योर था 1957 वाला, तो उस टेन्योर में उनको सबसे ज्यादा वोट मिला। मतलब अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हैं, उन सभी राष्ट्रपति में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं अपने सेकेंड टेन्योर में, उनको सबसे ज्यादा वोट मिला था। और अभी जो हमारी एनडीए की कैंडिडेट हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो संथाल कम्युनिटी से आती हैं, संथाली एसटी, उड़ीसा से हैं, और झारखंड में वो जो है राज्यपाल रही हैं, पूर्व राज्यपाल थी। और मतलब उनके द्वारा भी काफी काम किए गए हैं। और ये एक तरीके से हम इसको ये देख सकते हैं कि ट्राइब कम्युनिटी से अगर किसी महिला को इस तरह वो मतलब कि आप एक कम्युनिटी से, मतलब कि ट्राइब कम्युनिटी से किसी महिला को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, तो ये उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर पा रही है। देखिए ऐसा ना, मेरी जो इस चीज को लेकर जो राय है, इंडियन जो प्रेसिडेंशियल पूरा सिस्टम रहा है ना, जो पूरी सीरीज रही लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स, उसमें लगभग यही केवल एकमात्र कम्युनिटी बची हुई थी अगर देखा जाए, अगर प्रोटेक्शन वाइज। बाकी सब बन चुके हैं। मुस्लिम्स 2-2, 3-3 बार बन चुके हैं, 3 बार 4 बार बन चुके हैं, 3 बार। हाँ, मतलब जाकिर हुसैन थे, हिदायतुल्लाह थे और कलाम साहब थे। और आपकी एससी में आपके केआर नारायण थे, हाँ कोविंद जी हैं। और मुस्लिम्स हो गए, एससी हो गए, महिला में आपकी प्रतिभा पाटिल थी, और ट्राइब्स में ये हो गई। तो लगभग मुझे लगता है कि अब कोटा पूरा हो गया। ये होगी तो अभी कह नहीं सकते। हाँ, अभी मतलब चुनना बाकी है, लेकिन लेकिन एक नाम प्रस्तावित है तो एक अच्छा तो लग रहा है कि एक महिला है, ट्राइब से हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है। और वहाँ के लोग अपने आप, जैसे बाकी भी जो कम्युनिटी है, जो ट्राइब्स हैं हमारी, वो भी अपने आप को फिर और ज्यादा एसोसिएट कर पाएंगे, वो सत्ता के उच्च शीर्ष पे जो लगता है। अगर कोई हमारी कम्युनिटी ऐसी है या हमारी उस मुख्य धारा में नहीं है को समाज का कोई वर्ग, तो सत्ता की उच्च शीर्ष पर अगर उस समाज से कोई व्यक्ति बैठता है तो जाहिर सी बात उसका असर पड़ता ही पड़ता है। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि सालों से जो दबाव आत्मविश्वास है। तो बहुत अच्छी बातचीत हुई आरुषि ध्यानी और शुभंकर शुक्ला जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद लिसनर्स लर्नर्स को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी।